नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं विपक्षी दलों की एकता से जुड़ी खबर। कल देर शाम 18 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई और ये बैठक हुई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में। उनकी अगुवाई में बैठक हुई जिसमें कई बातों पर सहमति बनी है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बात पर एक आम राय बनी है कि विपक्षी पार्टियां आपसी आलोचना से बचेंगी। साथ ही सावरकर जैसे जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन पर बयानबाजी से बचा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि आगे से सावरकर जैसे मुद्दों का ध्यान रखेंगे वो। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कहा गया कि कांग्रेस को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। बड़ी पार्टी होने के नाते, एक राष्ट्रीय और एक पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को आगे आने की जरूरत है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने 5 बड़े मुद्दों की पहचान भी की है जिस पर वो लगातार सरकार पर हमलावर रहने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक आम राय विपक्षी पार्टियों के बीच में बने हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आपसी मनमुटाव हो सकता है उन मुद्दों को अवॉइड किया जाएगा, उनसे दूर रहा जाएगा। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से बार बार सावरकर के लेकर बयान भी सामने आया और महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना उद्धव गुट के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे, उन्होंने नाराजगी जताई। एक रैली के अंदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठने लगे। इन्हीं सब के बीच कल विपक्ष ने एक बैठक की। आपसी भावनात्मक मुद्दों पर बयानबाजी न करने पर आम सहमति बनाई गई है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। शनिवार को राहुल गांधी के दिए इस बयान के बाद अब कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाराज हो गए हैं। मालेगांव की अपनी सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अपने देवता का अपमान नहीं सहेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। साथ ही पार्टी ने अपना विरोध जताने के लिए सोमवार शाम को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से विपक्ष के लिए रखी गई डिनर में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राउत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती आम्ही। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, संजय राउत आपके साथ चले, हम सब आपके साथ हैं। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। सावरकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। कि सावरकर आमचं दैवत है, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नहीं। बात वार्निंग की नहीं है, हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय है, वो हमेशा रहेगा। पर ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के साथ ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र भर में सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया। ये बहुत ही सभी हदें पार करने का ये वर्तन था और इसलिए हम लोग सभी लोग ये राहुल गांधी के ये कृत्य का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं। दिल्ली में शिवसेना और बीजेपी के सांसदों ने संसद के बाहर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी की ओर से सावरकर पर दिए गए इस बयान को एक सोची समझी साजिश करार दी। 2014 में सत्ता जाने के बाद राहुल गांधी जी ने बार बार सावरकर जी का अपमान किया है, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, और ये अपमान करने के पीछे उनकी बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है, तुष्टीकरण का नीति वो अपनाते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अब भी राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते नजर आए। देखो, उनकी विचारधारा क्या है वो उनकी विचारधारा रखेंगे, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी की विचारधारा हमने रखी है, उनकी पार्टी की विचारधारा उन्हें रखी है। राहुल गांधी की ओर से सावरकर पर दिए गए बयान से जहां उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना आक्रामक है। अब देखना यह अहम होगा कि क्या इसका कोई असर महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर पड़ेगा या नहीं। देखिए, आने वाले समय में कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं।
और जिस तरह से सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान किया गया है, उससे ये तो साफ है कि इन चुनावों में सावरकर एक अहम मुद्दा होने वाले हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और राहुल गांधी की बात करें तो जहां उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म करने को लेकर विवाद है, सवाल है, वहीं अब उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। ये नोटिस लोकसभा सचिवालय ने भेजा है। राहुल गांधी से कहा गया है कि वो 22 अप्रैल तक सरकारी आवास को खाली कर दें। चिट्ठी में लिखा गया है कि 23 अप्रैल से आवास का अलॉटमेंट रद्द माना जाएगा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी को यह सजा मानहानि केस में सूरत की अदालत ने सुनाई थी, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। संसद के बजट सत्र के लगातार दूसरे चरण में हंगामा जारी है और आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 11वां दिन है। आज भी हंगामे की आशंका है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करते हुए लगातार हंगामा कर रहा है। अब इसमें राहुल की सदस्यता का मामला भी जुड़ गया है। कल 10वें दिन भी संसद की कार्यवाही सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस भी इस विपक्ष की ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी के निष्कासन पर अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को कांग्रेस, लेफ्ट, बीआरएस और शिवसेना के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष लामबंद हो गया है। सोमवार सुबह 17 विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। संसद की कार्रवाई पहली बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो खासा मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात को संसद में उठाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे और यही वजह है कि अपनी लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक वो पहुंचा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हम तो साथ थे, बराबर ही साथ थे। तो आपको लगता है विरोध का तरीका आपका अलग था बाकी विपक्षी विरोध तो हम विरोध में तो सबसे आगे थे, तब भी थे, अब भी हो। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अंदर रख रही है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर रही है, ये इनका घबराहट दिखाती है। उधर बीजेपी ने भी सोमवार को राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर अपना हमला जारी रखा। कहाँ भगवान राम और कहाँ ये लोग? आपने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ। क्या आपको सावरकर जी जैसे लोगों की भागीदारी के बारे में पता है? राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ ही मिनटों में राज्यसभा ने बिना चर्चा के फाइनेंस बिल को ध्वनि मत से रिटर्न कर दिया। जम्मू और कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल भी बिना चर्चा के लोकसभा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया। सब लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर गांधी जी की मूर्ति के पास ओबीसी के सांसद हैं, राहुल गांधी से ये मांग कर रहे हैं कि आप पिछड़ा समुदाय से माफी मांगिए। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 10 दिन तक हंगामे के बाद बजट सत्र खत्म होने के कगार पर है। अब सबकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का विपक्ष के साथ आना 2024 से पहले विपक्ष के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
कर्नाटक में बहुत जल्द चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए यहां मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं माडाल विरूपाक्षप्पा को कल लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तुकुरू के पास से हुई। इसके पहले उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दरअसल विरूपाक्षप्पा का जो बेटा है प्रशांत, अपने पिता के दफ्तर में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद विधायक के घर की भी तलाशी ली गई थी, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इस घटना के बाद से ही विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमले कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को राज्य में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर इसे लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया है। मुस्लिम नेताओं के मुताबिक ये कानून संगत नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि पिछड़े होने की वजह से दिया गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति भी इस फेरबदल से खुश नहीं है। बवाल इतना हुआ है कि शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। देखते हैं रिपोर्ट। शिवमोगा में हिंसा। अनुसूचित जाति के बंजारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर का घेराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी मांग है कि बसवराज बोम्मई सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिश के तहत रिजर्वेशन के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। पिछले शुक्रवार को बोम्मई कैबिनेट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर इसे लिंगायतों और वोक्कालिगा में बांट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को सही ठहराया था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। मुसलमानों को आरक्षण 1994 में दिया गया था। तब अल्पसंख्यकों के सर्वे के आधार पर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए वीरप्पा मोइली सरकार ने ये 4% आरक्षण दिया था। You cannot take away or add any to the बैकवर्ड क्लास लिस्ट से किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। interim report. The High Court has rejected. No decision can be taken on interim report. ये कोर्ट में टिकता भी नहीं है। और दूसरा जो है, ये जो ईएमएस में जो डाले हैं, कौन से बुनियाद पर? मुस्लिम आज बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड हुए हैं। आपको रिपोर्ट किसने दिया? हाल ही में बोम्मई सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बसवराज बोम्मई सरकार ने भले ही रिजर्वेशन से जुड़े स्लैब में बदलाव लाए हों, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार चाहे जो भी बदलाव लाए, जब तक उस पर हाईकोर्ट की मुहर नहीं लगती तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था और 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और अब बात करते
करते हैं खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल की, जो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है और अब उसके नेपाल भागने की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में भारत सरकार की तरफ से नेपाल को भी अलर्ट किया गया है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कहा है कि उसे शक है कि अमृतपाल नेपाल में है और वहां से किसी तीसरे देश वो भाग सकता है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी नकली पासपोर्ट के जरिए नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। एसजीपीसी ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि गिरफ्तार किए गए अमृतपाल समर्थकों को 24 घंटे के अंदर रिहा किया जाए। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में क्या अपडेट, क्या इस तरह की खबर है कि नेपाल भाग चुका है अमृतपाल? चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि अमृतपाल हरियाणा में वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं जिसमें वो कुरुक्षेत्र बस अड्डे पर छाता लेके नजर आ रहा है। हरियाणा से दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कुछ तराई इलाके और तराई इलाके से नेपाल भागने की संभावना है जो सुरक्षा एजेंसियां जता रही हैं। उसी के मद्देनजर इस संभावना के चलते उन्होंने नेपाल सरकार को ये चेताया है और ये बताया भी है कि अमृतपाल देश में भारत में वांटेड है और वो नेपाल के जरिए यूरोप के किसी देश या कनाडा जा सकता है, इसलिए उसको वहां से इन देशों में जाने से रोका जाए। और अगर नेपाल में या नेपाल पुलिस को कुछ भी पता चलता है अमृतपाल के बारे में तो वो तुरंत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बताएं। उत्तर प्रदेश के जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर अमृतपाल की पहले से ही पिछले 3 दिन से पोस्टर्स लगे हुए हैं और आने जाने वाली हर गाड़ी को एसएसबी जांच रही है, चेक कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो एक बड़ा अपडेट है वो अकाल तख्त की तरफ से आया है। अकाल तख्त सिखों की सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है जिसने काफी कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया है पंजाब और केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा है कि अब देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो लाखों लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाई जाती है। एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ बोला उन्होंने ये भी बोला है कि अमृतपाल को खुद सरेंडर करना चाहिए। साफ किया उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कि वो अमृतपाल का साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी देश के खिलाफ या कुछ भी आपराधिक गतिविधि करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अमृतपाल हर सिख को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हर सिख को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है तो उसको लेकर के भी काफी कड़े शब्दों में निंदा की है। अकाल तख्त ने कहा है कि अगर बैसाखी तक सभी जो निर्दोष जिनको गिरफ्तारी की गई है, तथाकथित तौर पर अकाल तख्त उनको निर्दोष कह रहा है, उन्होंने कहा कि अगर उनको रिलीज नहीं किया गया तो देश भर में वो एक आंदोलन लॉन्च करेंगे, देश नहीं पूरे विश्व भर में आंदोलन लॉन्च करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो गाड़ियां सीज की गई हैं, जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनको भी रिलीज किया जाए। देश में हर नागरिक समान है, तो कोई अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनएसए लगाया जा रहा है और अमृतपाल का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। हम अमृतपाल को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। और उन्होंने सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए मीडिया पर भी काफी निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीडिया झूठी खबरें चला रहा है, जो सिखों के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसको लेकर जी सौरभ, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो भगोड़ा अमृतपाल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इसको लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है आप बता रहे हैं। और अब सीधा रुख कर रहे हैं हम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं सुनते हैं। That Rahul Gandhi has been convicted by a court for not abusing an individual but an OBC community is known to every citizen of our country. But is this the first time that Rahul Gandhi and his family have abused people, citizens from backward communities or tribal communities for that matter? The media, the citizens of our country saw Rahul Gandhi's political arrogance at display when a Dalit leader of the Congress party was made to pick up Rahul Gandhi's footwear.
everybody knows that when the Bharatiya Janata Party proposed the name of Srimati Draupadi Murmu, belonging to a poor tribal family, as the contender for the President of India, it is then that the Congress leadership, under the tutelage of the Gandhi family, unleashed vile attacks on Draupadi Murmu ji. So Rahul Gandhi, your promise on the 4th of May 2019 to a magazine editor that you will rip Modi's image apart is a promise that shall remain unfulfilled. Because Narendra Modi's greatest strength is the people of India. That Rahul Gandhi could not develop the humility to beg the forgiveness of the OBC community in our country is just another manifestation of a political arrogance called the Gandhi family. जी मैम, एक प्रश्न है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट वर्डिक्ट हुआ है, उसको अडानी इशू से जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया था, उससे लिंक करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार का इसमें हाथ था, ऐसा एक परसेप्शन। मैं स्पष्ट शब्दों में दोबारा कहती हूँ, ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। स्मृति जी, कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। श्रीनिवास हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। राहुल गांधी के पक्ष में मैम ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए। वो प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, संसद से विजय चौक जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, कैसे देखते हैं मैम? मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है, आपको उसका सामर्थ्य पता नहीं चल रहा। कल जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्पीकर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से पेपर फेंके जा रहे हैं, वो स्पीकर की कुर्सी लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। क्या डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार गांधी खानदान को है? वो लोकसभा के स्पीकर हैं,
किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वो कुर्सी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सबसे वरिष्ठ पीठ है। Ma'am, on disqualification of Rahul Gandhi, Vedant Patel of the US Department has said that I think the appropriate response will be given by the MEA, but it is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India, I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction. But this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. Ma'am, well, yesterday Congress party leaders were wearing black clothes and all the opposition leaders came out. They had नरेंद्र भाई ने कहा ना कि जब प्रगति बहुत होती है तो कहीं ना कहीं काला टीका लगना जरूरी है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुन रहे थे। वो तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी, साथ ही राहुल गांधी पर भी तीखे हमले बोल रही थी। और इस वक्त की अहम खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये छापे डाले जा रहे हैं। आपको बता दें, कोयला परिवहन पर 25 रुपए प्रति टन की अवैध उगाही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें रायपुर, भिलाई समेत कई शहरों में छापेमारी चल रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं क्या जानकारी। देखिए, ईडी की टीम ने ये छापे आज सुबह शुरू किए हैं और छत्तीसगढ़ में 15 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल, उनके ठिकानों पर हो रही है और जेल में बंद सुनील अग्रवाल जो आरोपी इस केस में, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। रायपुर, भिलाई के अलावा कुछ और शहरों में छापेमारी की जा रही है और ईडी की टीम लगातार सुबह से यहाँ पर रेड कर रही है। ये जो मामला है ये 2020 में शुरू हुआ था। दरअसल 2020 में जो कोयले का जो परिवहन था, जो कोयले की माइनिंग होती है, उसका जो परिवहन था, उसका जो ऑनलाइन सिस्टम था, आरोप ये है कि ऑनलाइन सिस्टम को बंद करके राज्य सरकार ने वहां पर एक मैनुअल सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत एक ट्रक अगर कोयला निकलेगा तो उसमें 25 रुपए के हिसाब से जो पर टन, जो 1 टन कोयले में 25 टन रुपए लेवी ली जाएगी। इस तरह से वहां पर अवैध उगाही शुरू की गई, ऐसा ईडी का आरोप है। और इस मामले में ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है। वहां पर कई जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सौम्या चौरहिया हैं, सूर्यकांत तिवारी हैं। इसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सारे मिडिलमैन इसमें अरेस्ट हुए हैं और ईडी का आरोप ये है कि 2 साल के अंदर ही करीब 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई और ईडी इस मामले में करीब आरोपियों की 152 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर चुकी है। तो ईडी इस घोटाले को लेकर पहले भी रेड कर चुकी है कई बार और कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कई आईएएस हैं, कई ब्यूरोक्रेट हैं। और अब इस मामले में एक बार फिर से ईडी ने रेड की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट जो कोषाध्यक्ष वहां के ट्रेजरर हैं, उनके ठिकानों पर रेड की जा रही है। साथ में एक और आरोपी है सुनील अग्रवाल, उनके ठिकानों पर रेड जारी है। हालांकि रेड में अभी तक क्या कुछ मिला है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस पूरे स्कैम को लेकर जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है उसी के तहत ये छापेमारी चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 15 से ज्यादा जगहों पर ईडी इस वक्त छापे कर रही है। इससे पहले फरवरी में भी उसने छापे मारे थे, हालांकि उसमें क्या कुछ निकल कर आया ये अभी तक साफ नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल होता रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इजरायल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव को लेकर लोगों का विरोध झेल रहे नेतन्याहू सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कानून पर अस्थायी रोक लगा दी। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार का विरोध करने पर रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया था।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना भी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई। कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई।